वेलकम टू द मूवी बॉक्स। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक अमेरिकन साइंस फिक्शन फैंटेसी मूवी जो रिलीज हुई थी 1995 में, जिसका टाइटल है पाउडर। इस मूवी की स्टार्टिंग में हम एक आदमी को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा परेशान था क्योंकि उसकी प्रेग्नेंट वाइफ उसके बच्चे को जन्म देने वाली थी, लेकिन बाहर मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था और बिजली कड़क रही थी, जिसकी वजह से उसकी पत्नी पर भी बिजली गिर गई थी। डॉक्टर्स उसे बताते हैं कि उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है, पर उसके बच्चे को उन्होंने बचा लिया है, लेकिन उसके बच्चे को एक रेयर जेनेटिक डिजीज़ है जिसे एल्बिनिज्म कहते हैं। इस बीमारी में बॉडी की पिगमेंटेशन नहीं रहती और इस बीमारी से पीड़ित इंसान का पूरा शरीर सफ़ेद होने लगता है। इसके बाद जब वो अपने बेटे को देखता है तो उसे देखते ही नफरत करने लगता है क्योंकि उसका मानना था कि ये बच्चा मनहूस है और उसकी वजह से ही उसकी पत्नी की डेथ हुई है। इसके बाद इसी तरह कुछ साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि एक घर में किसी बूढ़े आदमी की डेथ हो गई थी। पुलिस ऑफिसर डग बर्नम इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और उसे उस बूढ़े आदमी के घर में कुछ ऐसा मिलता है जिसे देखकर वो भी काफ़ी हैरान था। इसके बाद वो तुरंत ही जेसी से बात करता है जो एक साइकोलॉजिस्ट थी। वो और जेसी दोनों उस घर की बेसमेंट में जाते हैं और हम यहाँ पर एक आदमी को देखते हैं जिसका शरीर पूरा वाइट था और उसके शरीर पे कोई भी बाल नहीं थे। पहले तो जेसी उसे देखकर डर जाती है, लेकिन पूछने पर वो अपना नाम जेरमी बताता है। ये वही लड़का था जिसे कई साल पहले उसके फादर ने अडॉप्ट करने से मना कर दिया था, लेकिन उसके ग्रैंडफादर ने उसे इतने सालों तक अपने पास रखा, पर वो उसे कभी भी बाहर नहीं निकाला करते थे। जेरमी कभी भी स्कूल नहीं गया था, लेकिन उसके पास बहुत सारी बुक्स थीं जिन्हें पढ़कर उसे बाहर की दुनिया के बारे में सीखने को मिलता था। उसका शरीर बेशक कमज़ोर था, लेकिन उसका माइंड बहुत शार्प था। जेसी को पता चलता है कि उसे अपनी लाइब्रेरी की बुक्स का एक एक पेज याद था। वो उसे बाहर निकालते हैं और जेसी उसे अपने साथ ऑर्फनेज में ले जाती है क्योंकि उसके ग्रैंडफादर के अलावा उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। ये पहली बार था जब जेरमी बाहर की दुनिया को देख रहा था, लेकिन उसे हमेशा एक चश्मा लगाना पड़ता था क्योंकि उसकी आंखें सूरज की रोशनी को झेल नहीं सकती थी। उसके ऑर्फनेज में आते ही सभी बच्चे उसे अजीब निगाहों से देख रहे थे। एक लड़का जिसका नाम जॉन था उसे अपनी नोज से एक चम्मच को बैलेंस करने के लिए कहता है। पहले तो जेरमी कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, लेकिन जॉन उसे टॉर्चर करने की धमकी देता है। जेरमी उस चम्मच को पता नहीं किस तरह बैलेंस कर देता है, लेकिन देखते ही देखते उस कैफेटेरिया के सभी चम्मच जेरमी के स्पून से आके चिपक जाते हैं। सभी ये देखकर हैरान थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास सुपर पावर्स हैं, लेकिन जॉन उसकी इस हरकत से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे उसकी बॉडी की जांच करवाती है, जहां डॉक्टर उससे बताते हैं कि जेरमी की बॉडी नॉर्मल है, और इसके बाद जैसे उसके लिए नए कॉन्टैक्ट लेंसेज ऑर्डर कर देती है ताकि उसे हमेशा चश्मों में ना रहना पड़े। वो उसका एडमिशन एक स्कूल में करवा देती है जहाँ बाकी सभी बच्चे पढ़ा करते थे। जेरमी क्लास में बैठा होता है जहाँ पर एक फिजिक्स टीचर जिनका नाम डोनाल्ड था उन्हें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा रहे थे। वहाँ पर उसकी एक क्लासमेट लिंडसी उसे देख रही थी, लेकिन वो उससे बिल्कुल भी नहीं डर रही थी। इसी बीच डोनाल्ड एक इलेक्ट्रिसिटी मॉडल को बाहर निकालकर उससे एक एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट करता है, लेकिन उससे निकलने वाली बिजली को देखकर जेरमी की बॉडी कांपने लगती है और देखते ही देखते उससे निकलने वाली इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है और वो सीधा जेरमी पे आ गिरती है। ये ऐसा था जैसे वो उसे अपनी तरफ खींच रहा था। डोनाल्ड उसे किसी तरह बंद करता है, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल लाया जाता है, लेकिन उसे एक खरोच भी नहीं आई थी। डग जेरमी को देखने आता है, जहाँ पर डोनाल्ड उसे बताता है कि जेरमी ने इलेक्ट्रिसिटी को 30 फीट दूर से अट्रैक्ट किया था, जो फिजिक्स के अकॉर्डिंग इम्पॉसिबल है, और शायद यही रीज़न है कि उसके शरीर पर कोई बाल नहीं आते। डग जेरमी के पास जाता है, लेकिन वो वहाँ से भाग गया था। इसके बाद हम जेरमी को अकेले जाते हुए देखते हैं और रास्ते में उसे लिंडसी मिलती है। वो उससे इंटरस्टेट जाने वाली रेलवे लाइन का एड्रेस पूछता है और अकेले ही ट्रैक से होता हुआ अपने घर की तरफ निकल जाता है, लेकिन रास्ते में उसे डग मिलता है और वो उसे अपने साथ वापस चलने के लिए कहता है। जेरमी उसे पहले तो मना कर देता है, लेकिन डग उससे वापस चलने की रिक्वेस्ट करता है। इसके बाद जैसी उसे कुछ लोगों के पास लेके जाती है, वो जेरमी को बताते हैं कि उसका आईक्यू पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है और ये सब सिर्फ उसने किताबों से सीखा है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। जेरमी उन्हें बताता है कि वो टीवी या रेडियो नहीं देख और सुन सकता क्योंकि उनके पास जाते ही वो ख़राब हो जाया करते थे। जेरमी उनसे पूछता है कि क्या वो लोग उसे घर पहुंचा सकते हैं, जिस पर जेसी उसे बताती है कि वो घर वापस नहीं जा पाएगा क्योंकि उसका घर बैंक ने सीज कर लिया है। ये जानने के बाद जेरमी का मीटिंग में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता और वो वहाँ से चला जाता है। जेरमी की स्कूल की तरफ से कैंपिंग एक्टिविटी प्लान की गई थी जिसमें वहाँ के शेरिफ भी इन्वाइटेड थे, लेकिन जेरमी का उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो बाकी लोगों से अलग बैठा हुआ था। वो डग को बताता है कि जब भी बिजली कड़कती है तो वो उसे अपने पास आता हुआ फील कर सकता है, और शायद यही कारण था कि उसके पैदा होने से पहले उसकी मदर की मौत बिजली गिरने से हो गई थी। अगले दिन हम देखते हैं कि शेरिफ डंकन एक हिरण को मार देता है। सब उसे देखकर शेरिफ की तारीफ करते हैं
लेकिन वो जेरमी से कहता है कि वो इसके बारे में किसी को भी ना बताए। जेरमी उस मरे हुए हिरण को देखकर बहुत ज़्यादा दुखी होता है और वो उस मरते हुए हिरण की बॉडी पर हाथ रखकर डंकन के हाथ को जोर से पकड़ लेता है, जिसके बाद डंकन को इतना ज़्यादा दर्द होता है कि वो चीखने लगता है और उसके हार्ट में भी बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। शेरिफ जेरमी से पूछता है कि तुमने डंकन के साथ क्या किया, जिस पर जेरमी उसे कहता है कि उसने जो कुछ भी किया था बस उसे उसका एहसास दिलाया। जैसे उसे कहते कि हम सभी उसके दोस्त हैं और वो हमें सब कुछ बता सकता है, लेकिन जेरमी उन पर गुस्सा करते हुए कहता है कि दोस्त कभी भी इस तरह कैद करके नहीं रखते। वो बहुत गुस्से में था और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम डग को देखते हैं, जिसकी पत्नी काफ़ी बीमार थी और अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें गिन रही थी। डॉक्टर डग को बताते हैं कि उसकी वाइफ को कोई चीज़ है जो अभी तक रोके हुए है, क्योंकि इतने पेन में शायद ही कोई रह पाता है जितना आपकी वाइफ सहन कर रही है। इसके बाद वो डंकन के पास जाता है, क्योंकि वो जानना चाहता था कि उस दिन जेरमी ने उसके साथ क्या किया था, क्योंकि उस दिन के बाद वो कभी भी शिकार पर नहीं गया और उसने अपनी सारी गन्स को फेंक दिया था। डंकन उसे बताता है कि जब जेरमी ने उसे टच किया था तो वो उस हिरण की एक एक मरती हुई सांस को फील कर पा रहा था और वो इतना ज़्यादा पेनफुल था कि उसके बाद उसकी गन्स उठाने की हिम्मत नहीं हुई। इसके बाद डग जेरमी के पास जाता है और उससे हेल्प मांगता है ताकि वो अपनी वाइफ से किसी तरह बात कर सके। जेरमी जब उसकी वाइफ को टच करता है तो वो उसके सभी थॉट्स को जान जाता है। वो डग को बताता है कि उसकी वाइफ चाहती है कि वो अपने बेटे को माफ़ कर दे, जिससे उसने कई सालों से बात नहीं की है, और वो चाहती थी कि वो अपनी वेडिंग रिंग को दोबारा से पहने जो कई सालों पहले खो गई थी। डग उसकी इस आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मान जाता है और सबसे पहले वो उसे अंगूठी पहनाता है, जिसके बाद उसकी वाइफ दुनिया से चली जाती है। उसका बेटा अपनी माँ को देखने आता है, लेकिन वो तब तक मर चुकी थी और डग अपने बेटे को माफ़ करके उसके गले लग जाता है। जेरमी भी ये सब देख रहा था और वो हमेशा की तरह इमोशनल होकर उन सबके साथ रोने लगता है। अगले दिन जेरमी और लिंडसी वाटर पार्क में बैठे हुए थे। लिंडसी को जेरमी ने बताया था कि वो लोगों के थॉट्स पढ़ सकता है, इसीलिए वो जेरमी से पूछते हैं कि बाकी लोग क्या सोच रहे हैं, जिस पर जेरमी उसे कहता है कि ज़्यादातर लोग यहाँ पर सोच रहे हैं कि वो सभी चीज़ों से अलग हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो हर एक चीज़ से जुड़े हुए हैं जो उन्हें लगता है कि उनसे अलग है, एक पेड़ से लेकर मिट्टी तक। लेकिन ये बात लिंडसी के बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ती, इसलिए जेरमी उसके हाथों को टच करता है और वो दोनों एक दूसरे की हार्ट बीट को फील कर पा रहे थे। एक दूसरे की उंगलियों के थ्रू उनकी हार्ट बीट इफेक्ट हो रही थी, जिसकी वजह से लिंडसी को पता चलता है कि किस तरह जेरमी के फादर ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया और हर समय उसे अगली यानी भद्दा कहकर उसे टॉर्चर किया। जेरमी के साथ अभी तक जो कुछ भी हुआ था उसका एक एक पल उसे याद था। इसके बाद जेरमी उसका हाथ छोड़ देता है और उससे पूछता है कि क्या मैं तुम्हें बदसूरत लगता हूँ, लेकिन वो उससे कहती है कि जिनसे भी वो अभी तक मिली है उनमें से वो सबसे खूबसूरत पर्सन है। लिंडसी उसे किस करती है, लेकिन ऐसा करते हुए उसका फादर उसे देख लेता है। उसे जेरमी पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे अपनी बेटी से दूर रहने के लिए कहता है। वो उसका कॉलर पकड़कर उसे धमकी दे रहा था, लेकिन तभी जैसे उसे देख लेती है और वो जेरमी को उसके फादर से बचा लेती है। इसके बाद जेरमी पूरी तरह से टूट जाता है। वो अपना सारा सामान पैक कर लेता है और अब वो सिर्फ अपने घर जाना चाहता था। जेरमी जाते समय बॉयज वॉशरूम में एक लड़के को अपने बाल साफ करते हुए देखता है। उसे भी वैसे ही बाल चाहिए थे, लेकिन उसकी पावर्स की वजह से उसके बाल आना इम्पॉसिबल था। जॉन उसे देख लेता है और उसे परेशान करने लगता है। वो उसकी हैट छीनकर उससे कहता है कि अगर तुम एक मर्द हो तो इस हैट को वापस लेकर दिखाओ। जेरमी उसे कुछ नहीं कहता। जब जॉन उसका हाथ रोकता है तो जेरमी को पता चलता है कि जॉन के स्टेप फादर ने उसे बहुत टॉर्चर किया था, जिसका डर वो आज भी नहीं भूल पाया है। वो उसके सौतेले पिता की कही गई बातों को दोहराने लगता है, जिसकी वजह से जॉन गुस्से से पागल हो जाता है। वो और उसके दोस्त उसे बाहर घसीट कर ले जाते हैं और उसके सभी कपड़े फाड़ कर उसे गंदे पानी में फेंक देते हैं। जेरमी अब बिल्कुल टूट गया था और तभी वो अपनी पावर्स का यूज करता है, जिसकी वजह से आसमान की बिजली उसके ऊपर आकर गिर जाती है। जेरमी को तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन इस झटके की वजह से जॉन की सांसें रुक जाती हैं। पर जेरमी उसे छोटे छोटे इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसे फिर से जिंदा कर देता है। जेरमी अपने घर जाता है, लेकिन वो उस घर में बिल्कुल अकेला था। उसकी सभी किताबें, सभी चीजें जो उसने अपने हाथों से बनाई थी वो जब्त कर ली गई थी। वो बहुत परेशान हो जाता है और अकेले अंधेरे में बैठ जाता है। जेसी भी उसके पीछे पीछे आ जाती है और उसे गले लगाकर रोने लगती है। कुछ देर बाद वहाँ पर डोनाल्ड भी आ जाता है, जो अब जेरमी का बहुत अच्छा दोस्त बन गया था। जेसी उससे वादा करती है कि वो उसे ऐसी जगह पर ले जाएगी जहाँ पर कोई भी उसे परेशान नहीं करेगा। जब वो बाहर निकलते हैं तो पुलिस ऑफिसर्स उनका वेट कर रहे थे और उसे जॉन के साथ हुए इंसिडेंट के लिए गिरफ्तार करने आए थे, लेकिन डग नहीं चाहता था कि उसे अरेस्ट किया जाए। इसीलिए जब डंकन पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कर रहा होता है तो वो उसके वॉकी टॉकी को फेंक देता है। बाहर मौसम खराब था और बिजली कड़कने की आवाज़ सुनते ही जेरमी खुले मैदान में भागने लगता है। डंकन उसे पकड़ने जाता है और डंकन को रोकने के लिए वो सभी उसके पीछे भागते हैं, लेकिन भागते भागते जेरमी के ऊपर आसमान से बिजली गिरती है और गिरती ही रहती है और देखते ही देखते जेरमी गायब हो जाता है।
डंकन हैरान था कि वो अचानक से कहाँ चला गया, लेकिन उससे ज़्यादा वो तीनों खुश थे कि जेरमी अब आज़ाद हो चुका था और अब वो उस जगह पर है जहाँ पर उसे होना चाहिए। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।